जी हाँ दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स का F1 वीज़ा यानी यूएसए का स्टडी वीज़ा आ चुका है, उनको क्या क्या तैयारी करनी है, किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन और क्या मतलब पूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जिनका I-20 आ चुका है, वीज़ा आ चुका है, तो I-20 के अंदर खास ध्यान देने वाली बात है कि आपका फीस स्ट्रक्चर्स क्या है, कितना ड्यूरेशन टाइम है, क्या आपका कोर्स है, वो कोर्स के मुताबिक आपका कितना फ़ी भरना है। उसमें इम्पोर्टेंस नोटिस में लिखा हुआ होता है I-20 में कि आपको यूएसए में लैंड होने के बाद यानी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको फीस क्वार्टरली भरनी है या आपको 6 मंथ की भरनी है यानी हाफ भरनी है या फुल भरनी है। ये खास आपको नोटिफिकेशन में I-20 में पूरा लिखा हुआ होता है। कई बार ये आपको क्यों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार जो एजेंट होते हैं वो गलत आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई आप जाइए वहाँ पे उतरिए और आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट करना आपको क्वार्टरली या मंथली। कई बार तो कोई एजेंट ऐसा भी बोलता है कि मंथली आप भर सकते हो फीस, तो ऐसा नहीं होता है। बाद में वहाँ पे जाने के बाद यूनिवर्सिटी आपको क्लियरली बोलती है कि आपका अगर I-20 में लिखा हुआ है कि क्वार्टरली या पूरी फ़ी भरनी है तो आपको पूरी फ़ी भरनी ही होगी, उसमें आपको प्रॉब्लम होगा वहाँ जाने के बाद। तो ये एक खास ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद स्टूडेंट्स अगर इतना पैसा लेके नहीं गया है उसके फॉरेक्स कार्ड में या कैश वगैरह जो भी मतलब ट्रैवल चेक भी लेके गया, तो उतना पैसा नहीं लेकर गया, वो एक क्वार्टरली या बोले भाई मैं कन्वेंस कर लूँगा बाद में इंस्टॉलमेंट करवा लूँगा, तो ये नहीं होता है। वहाँ पे जाने के बाद कई यूनिवर्सिटीज़ मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होती है। कोई यूनिवर्सिटी यानी 100 में से मेरे हिसाब से 5-10 यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती है। I-20 में आपका जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको फीस भरना होगा, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा होती है यूएसए की दोस्तों, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। एकोमोडेशन की बात करें तो कैंपस में अगर आपका एकोमोडेशन आपने पूरी तैयारी है, आप पैसा भरने के लिए तैयार हो, तो एकोमोडेशन आपका कैंपस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ये तैयारी है कि भाई मैं आउटडोर मतलब कैंपस के बाहर ही शेयरिंग्स में या किसी के पीजी वगैरह में मैं मतलब देख लूँगा वो कर लूँगा, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करके जानी होगी आपको। आप ये सोचोगे कि अगर मैं वहाँ पे उतरा और उसके बाद में कोई भी ऐसे इस तरह से ढूंढ लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, एजेंट बोलेगा कि भाई मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है बाद में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि प्रॉब्लम किस तरह से होता है कि जिस टाइम पे आप लैंड हुए वहाँ पे, अब लैंड होने के बाद में यूनिवर्सिटी या मिडनाइट हुए तो आपको होटल तो लेनी है। अब होटल वहाँ बहुत महंगी है, मतलब ऐसा है कि 100 या 100 ओवर USD पर नाइट का आपको वहाँ पे चार्ज करना होता है। खाना वगैरह महंगा पड़ता है, पानी एटलीस्ट महंगा पड़ता है। तो होता क्या है कि आपके $150 पर डे के हिसाब से चले जाते हैं या $120 पर डे के हिसाब से खाना पीने के साथ में चले जाते हैं पर डे। अब मान लो कि आप आउटडोर सर्चिंग करके पीजी या शेयरिंग्स में आप ढूंढने जा रहे हो कि भाई मैं ढूंढ लूँगा, तो उसको वक्त लगता है 8 दिन भी या 10 दिन भी लग सकता है। अब मान लो कि 10 दिन लगता है एग्जाम्पल, तो वो 10 दिन के ड्यूरेशन टाइम पे आपका 110 या 120 या $150 आप पर डे के हिसाब से भी गिनोगे तो आपका $1000-1500 आपके वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे। तो आपका अगर प्लान यूएसए में कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में है तो पहले आप वहाँ का पूरा जायज़ा लीजिए, पूरे स्टूडेंट्स के साथ कंसल्ट कीजिए। अगर आपके पास में कोई कांटेक्ट नहीं है या एजेंट के पास कांटेक्ट नहीं है कि भाई आप देख लेना, तो आप वहाँ जाने से पहले आप
फेसबुक वगैरह सर्च कीजिए, यानी आप पर्टिकुलरली कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी शहर का है तो हर जगह हमारे स्टूडेंट्स ने एक फेसबुक में उनका ग्रुप बनाया हुआ होता है, तो आप फेसबुक में वो सर्च कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में फेसबुक में डालते हैं। तो जिनको रिक्वायरमेंट है या जिनको शेयरिंग्स में देना है रूम पार्टनर के लिए, तो वो इस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट करते हैं और रखते हैं कि कोई कितना कहाँ पे कौन से एरिया में है, तो आपको वो जचता है तो यहाँ से आप कांटेक्ट करके जाइए, 10-15 कांटेक्ट नंबर लेकर जाइए, तो आपको बहुत ही आसान रहेगा। वहाँ जाने के बाद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पेरेंट्स को भी खास ध्यान रखने वाली बात है, तो ये पूरा ध्यान रखना कि भाई फीस आपका पूरा चेक कर लेना, एंड देन उसके बाद एकोमोडेशन वहाँ पे उतरने के बाद कैंपस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सिटी आपको दे देगी। कई बार यूनिवर्सिटी में कोई बच्चे लेट जाते हैं या ऐसा होता है कि एंडिंग मोमेंट पे, यानी इनटेक शुरू होने के 10 दिन पहले जाते हैं, तो कई बार यूनिवर्सिटी में इतनी जगह नहीं होती है और सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इंटरनेशनल आ चुके होते हैं और उनको पूरा कैंपस में जगह फुल हो जाती है, तब भी आपको प्रॉब्लम होता है सर्चिंग करना। तब आपको क्या होगा कि आपको होटल में रहना है 10 या 15 दिन, तो होटल बहुत महंगी पड़ेगी। तो ये सारी दिक्कत होती है, और स्टूडेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतनी समझ होती नहीं है, पेरेंट्स साथ में होते नहीं है, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, इसीलिए मैंने ये वीडियो खास स्टूडेंट्स के लिए, यूएसए में जाने वाले हैं उनके लिए ये बनाई है कि ये प्रॉब्लम आता है। खैर कनाडा में तो क्या होता है कि पहले ही फी वहाँ पे ले लेते हैं पूरा, मतलब सेमेस्टर के हिसाब से या ईयरली ले लेते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यूएसए में ये होता है कि उतरने के बाद जो स्टूडेंट फीस पेड करते हैं उनको लिए ये खास ध्यान रखने वाली बात है मेरे दोस्तों। तो ये एक बात है। कई बार क्या होता है, एजेंट लोग भी झूठ मूठ बोल देते हैं, भाई तू चले जा, मैं सब देख लूँगा, वहाँ पे सारा हो जाएगा, और बाद में ये होता है कि भाई वो ऐसा हो गया फलाना ढिमका। तो ये प्रॉब्लम में आ सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि कई बार 4-5 स्टूडेंट का इस बार सितंबर इनटेक के लिए मेरे जो स्टूडेंट्स हमारे कांटेक्ट में थे, तो उनके बेचारों के ऐसे प्रॉब्लम हुए, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसे कांटेक्ट किया कि भाई मेरे ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया है, तो आप प्लीज़ ये करवा के दीजिए। जैसे ओहायो स्टेट में कैवलिन यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम हुआ था। तो ये एक सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात है। मुझे लगा कि भाई मेरे को इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने बनाई है दोस्तों। दूसरी बात कि आप यहाँ से पूरी चीज़ें मतलब समझ के, ऑल ऑफ पूरा कोर्स भी आपको जो लेना है वो समझ के ही करना होगा। अगर कोई लोग ये सोचते हैं कि भाई वीज़ा लेने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी या बड़ी यूनिवर्सिटी में आपने I-20 मंगवा लिया, वीज़ा आ भी गया, चलो ठीक है, अब वीज़ा आने के बाद में आपको नेक्स्ट टू क्या करना है कि भाई मैं कोई सस्ती यूनिवर्सिटी, या हमारे रिलेटिव भाई एरिजोना में रहते हैं या शिकागो में या न्यूयॉर्क में रहते हैं, और आपका कोई अदर स्टेट में यूनिवर्सिटी है और मैं वहाँ जाने के बाद मैं आसानी से चेंज कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको वहाँ पे जाने के बाद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में उसको कोई भी एक पर्टिकुलर रीज़न देना होता है कि भाई मुझे सो एंड सो रीज़न की वजह से ये यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना है, मुझे एक्सटेंशन चाहिए। यानी आपको एक्सटेंशन लेने के लिए, यानी यूनिवर्सिटी चेंज करने के लिए आपको पर्टिकुलर एक रीज़न देना होगा। आप जो यूनिवर्सिटी में, यानी आपने जो यूनिवर्सिटी की सेविक फी भरी है उसको बताना होगा, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी आपको एक एनओसी देती है और आपको वहाँ का I-20 जो भी यूनिवर्सिटी आपको सेकंड चेंज करनी है या कोर्स चेंज करना है, तो आपको उसके बारे में पूरा डिटेल I-20 बताना होगा, और उसके बाद वो लोग आपको एनओसी देंगे, तब आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप यूएसए में डायरेक्ट ही गए और फिर यहाँ से मेल कर दिया कि भाई मैं वो यूनिवर्सिटी में मुझे चेंज करना है, ये है वो है, ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट को पर्टिकुलरली जो यूनिवर्सिटी से वीज़ा मिला है वो यूनिवर्सिटी में जाना होगा। वहाँ पे आपको अदर्स यूनिवर्सिटी का या अदर स्टेट में आपने अप्लाई किया है वो यूनिवर्सिटी का, तो उसका आपको I-20 होना चाहिए, ऑफर लेटर होना चाहिए,
और आपको ये जो यूनिवर्सिटी का वीज़ा लगा है उसमें आपको बताना होगा कि भाई मुझे सो एंड सो रीज़न की वजह से, या कोई भी रीज़न आप बता सकते हो उनको, तो वो रीज़न बताने के बाद में आपको वो एक्सटेंशन देगी, फिर आप वहाँ पे एक्सटेंस कर सकते हो अदर्स यूनिवर्सिटी में। इस तरह से आप अपनी यूनिवर्सिटी भी चेंज कर सकते हो मेरे दोस्तों। तो बस यही बताना था मुझे। बाकी अभी जनवरी इनटेक शुरू होने वाला है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बातें ध्यान रखने वाली है कि आपका वीज़ा हो जाए और आप अपना करियर बना सके, तो वो इसके लिए मैं आने वाले एक वीडियो बनाने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको डॉक्यूमेंटेशन से लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या ध्यान रखना चाहिए, इंटरव्यू आपका कौन से स्लॉट अवेलेबल है, कब लेना चाहिए, कौन सी सिटी में, किस तरह का क्या क्या होता है, और आपको किस तरह पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि एक आपको यूएसए में स्टडी वीज़ा के लिए यानी F1 कैटेगरी के लिए आपको खड़ा होना है या वीज़ा डिमांड करना है, तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपका वीज़ा हो जाता है होप सो। और इनटेक आने वाला बहुत ही अच्छा होगा, जनवरी इनटेक। तो जो स्टूडेंट यूएसए जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ ज़रूर से जनवरी इनटेक आप लीजिए। अभी से स्टार्ट हो गया है, अभी से अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो आपने अपने शहरों में या अपने अपने एजेंटों से या आप कहीं पे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। मैं तो समझता हूँ कि अगर एजेंट के थ्रू आउट या कोई भी होशियार कोई एक एजेंसी चलाता है उसके थ्रू आउट अगर आप अप्लाई करोगे तो बेटर देन है, ताकि हमारा ये करियर का सवाल है उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आप उस तरीके से पर्टिकुलरली अपनी परफेक्टली फाइल खड़ी करके आप इंटरव्यू फेस कर सकते हो और आपका वीज़ा हो जाता है। इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, वीज़ा लग जाता है। आपके अच्छे पेपर होने चाहिए और आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और दिल एकदम क्लीन होना चाहिए कि भाई मुझे जाना है और यूएसए ही पढ़ना है। दैट्स इट। अगले वीडियो में मिलते हैं, जरूर से मेरी अगली वीडियो देखना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मेरी चैनल को भूलना मत दोस्तों। मिलते हैं मलिक के साथ।